तो हम देखेंगे यहाँ पर ये कुछ फंक्शंस हैं, इंफॉर्मेशन वाले फंक्शन। तो पहला फंक्शन हमारे पास है इज टेक्स्ट। तो नाम से ही आपको पता चलता है इज टेक्स्ट किस लिए दिया हुआ है। सिंपल वो चेक करने के लिए कि क्या वहां पर टेक्स्ट है या नहीं। सेम ऐसे ही इज ब्लैंक, ये भी चेक करने के लिए ही हुआ। और इज नंबर, ये भी। तो देखते हैं किस तरह से ये वर्क करेगा। जैसे कि ये हमारा एक सेल है जिसको हम चेक करना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर टेक्स्ट है या नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ फॉर्मूला इज इक्वल टू इज टेक्स्ट। और सिंपल आप देखेंगे इसके अंदर हमको बोलता है ये वैल्यू, वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए हमको बोल रहा है। तो मैं अगर सिर्फ सेलेक्ट करूं इस सेल को, देखिए ये मैंने सेल को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो अभी देखिए फॉल्स, ये आउटपुट हमको ट्रू फॉल्स में देता है, सही या गलत। तो सिंपल इसने फॉल्स बोला, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट नहीं है। मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो भी देखिए फॉल्स। मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखूंगा, जैसे मैंने ABC लिखा, एंटर करता हूँ और आप देखेंगे ये मुझको देता है। तो सिंपल चेक करने के लिए किसी सेल में कि वहां पे टेक्स्ट है या नहीं, इसके लिए। या कोई आउटपुट हमको मिल रहा है, क्या वो टेक्स्ट है या नहीं, उसके लिए। सेम ऐसे ही इज ब्लैंक। तो यहाँ पर मैंने रखा इज इक्वल टू इज ब्लैंक, नाम से ही पता चल रहा है। और यहाँ पर हम देखिए सिंपल वैल्यू, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया सेल, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रू। तो अभी देख रहे हो आप यहाँ पर हमको आउटपुट क्या मिलता है, ट्रू, है ना। ट्रू से क्या मतलब, क्योंकि यहाँ पर हमको मिल रहा है ब्लैंक सेल। तो मैंने यहाँ पर अगर मैं कुछ लिख दूं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे चलो ए, और ये ABC आ गया, चलो ठीक है, और एंटर करता हूँ तो देखिए फॉल्स, क्योंकि वहां पर अब कुछ लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, चलो नंबर भी, तो भी फॉल्स, क्योंकि अब वो ब्लैंक नहीं रहा। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास इज नंबर। सेम वैसे ही मैं इसको इज इक्वल टू इज नंबर, और ये मैंने सेल को सेलेक्ट किया, इसमें भी वही सेम चीज बोल रहा है, देखिए वैल्यू। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए फॉल्स, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर मैं कैरेक्टर लिखता हूं तो भी फॉल्स, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखूं तो देखिए ट्रू। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे ये यूज करने के लिए दिया है, सिंपल चेक करने के लिए क्या वो टेक्स्ट है, क्या वो नंबर है, या फिर क्या वो ब्लैंक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, फाइनेंशियल फंक्शन, जिसमें आप देखेंगे तीन फंक्शंस दिए हुए हैं, PMT, FV, और दूसरा है PV। ठीक है, हम इसमें और दो एक्स्ट्रा फंक्शन और देखेंगे, PPT, PPMT और IPMT। ठीक है, ये दो एक्स्ट्रा हम और देख लेंगे। नमस्ते। तो यहाँ पर सिंपल सबसे पहला है PMT। PMT से मतलब है पेमेंट। ठीक है, PMT मतलब पेमेंट, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं ना PMT। तो वही फंक्शन हम देखेंगे। और PMT किस लिए यूज होता है, ये होता है EMI। सभी को पता होगा मेरे ख्याल से EMI का मतलब क्या होता है, EMI कैलकुलेशन करने के लिए। PMT किस लिए यूज होता है, EMI कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो महीने में जैसे आपने कोई उधार लिया किसी से, तो उसको आप हर महीने कितना पेमेंट करोगे, कितने साल तक करोगे, इस तरह से उसका पता करने के लिए। ठीक है, तो समझ लो हम एक कार खरीद रहे हैं ना, हमने एक कार खरीद रहे हैं और उसका रेट कितना है, देखो 5 लाख। ठीक है, तो याद रखना ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फुल पेमेंट करके कभी भी कार वगैरह, आजकल तो बाइक वगैरह या स्कूटी वगैरह भी आप लोग देख रहे हैं 1 लाख के ऊपर ही होता है ना, कम में तो आता नहीं है अब। तो अब वो भी स्कूटी बाइक्स वगैरह भी अब लोग कोई भी EMI पे ही लिया करते हैं। तो वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कार, कार लिया हमने, अगर वो रेट है उसका 5 लाख, और कोई भी हम EMI अगर करवाते हैं तो कभी भी क्या करना होता है, हमको थोड़ा पैसा शुरुआत में देना होता है, बड़ा अमाउंट। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, 10%, 20%, ऐसा उसका देना होता है। तो समझ लो उसको हम क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं हम उसको, डाउन पेमेंट। तो जो ये खरीद रहा है कार, वो कितना डाउन पेमेंट कर रहा है, देखिए 2 लाख। ठीक है, तो उसका कितना लोन अमाउंट हो जाएगा, 3 लाख, है ना। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मैंने रखा इज इक्वल टू 5 लाख माइनस 2 लाख, और ये मैंने एंटर किया, आप देख सकते हैं हमको कैलकुलेट होकर मिल गया 3 लाख। मतलब हमारा लोन अमाउंट होगा कितना, 3 लाख।
दूसरा हम यहाँ पे आप जानते ही हो, कोई भी कहीं से भी आप अगर लोन लेते हो तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है ना। सामने वाला चाहे बैंक हो या फिर आप किसी से भी लेते हो आजकल प्राइवेट में भी, तो वो भी इंटरेस्ट लेता है। तो जैसे समझ लो बैंक में हमको पड़ता है 12%, ठीक है? तो हमारा इंटरेस्ट कितना है? 12% ईयरली, ठीक है, साल का। ये साल का इंटरेस्ट। इसी तरह से पीरियड आप कितने टाइम के लिए ले रहे हो वो भी आपको बताना पड़ेगा। ज्यादातर 2 साल, 3 साल, 7 साल बैंक में इस तरह से बड़े चलते हैं। तो चलो मैंने लिख दिया 3 साल के लिए, है ना, ईयर में लिखा हुआ। तो 3 ईयर के लिए हमारा क्या है, ये लोन, ठीक है, हमारा लोन हो रहा है ये 3 साल के लिए। तो हमको पता करना है कि हमारा हर महीने का कितना ईएमआई आएगा, है ना, हम हर महीने कितना रुपए देंगे 3 साल तक, तब हमारा ये लोन कंप्लीट होगा 3 लाख, ठीक है। तो यही पता करना है हमको यहाँ पर। तो सिंपल, आप ध्यान से देखना, मैंने इज इक्वल टू और लिखा यहाँ पे पीएमटी, पीएमटी। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, देखो सबसे पहला रेट। रेट से समझ में आता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, रेट का क्या मतलब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, याद रखिएगा, ये मंथली बताना है हमको। अगर हम ईयरली वाला बता देंगे, जैसे मैंने 12 बता दिया, तो ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा ईयरली, ठीक है। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 12%, ठीक है, कॉमा एन पर से क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ पीरियड, एन का मतलब नंबर और पर का मतलब पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड, कितने पीरियड के लिए। तो पीरियड मैंने बताया ना 3 साल, तो ये मैंने 3 साल ले लिया, ठीक है। दूसरा फिर कॉमा, फिर मुझको तीसरा चीज पूछता है पीवी। पीवी से मतलब प्रेजेंट वैल्यू, क्या मतलब हुआ, प्रेजेंट वैल्यू, मतलब किस अमाउंट पे, लोन अमाउंट आपका कौन सा है ना। और ये आप ऊपर देख ही रहे, हमारा लोन अमाउंट ये है ना 3 लाख। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या सेलेक्ट करना है, किस किस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ पीरियड में मैंने 3 साल ले लिया, और पीवी में मैंने प्रेजेंट वैल्यू में ले लिया कि 3 लाख का लोन है। दूसरा, बाकी ये दोनों को आप देख सकते हैं, दोनों ब्रैकेट में मतलब ऑप्शनल है, ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और फिर एंटर करता हूं। तो आप देख सकते हैं मुझको कितना दिखा रहा है, देखिए 1,24,900, ये ईयरली है। ईएमआई वैसे तो मंथली होता है ना, लेकिन क्योंकि मैंने पूरा सारा अमाउंट यानी सारा डिटेल ईयरली फीड किया ना, भाई 12% साल का था, 3 का मतलब क्या था, 3 साल था, है ना, इसीलिए। तो ये साल के हिसाब से निकाल कर मुझको दे दिया कि 1 साल में आपको इतना देना है, यानी 3 साल में इसका 3 गुना कर दो, इंटू 3 कर दो, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका पूरा का पूरा पेमेंट हो जाएगा। लेकिन मुझको निकालना क्या है, मंथली, है ना। तो मंथली निकालने के लिए भी सिंपल क्या करेंगे, देखो मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से करता हूँ, इज इक्वल टू पीएमटी, ब्रैकेट स्टार्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मुझको यहाँ साल का है, तो मुझको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, मंथ का। तो मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, क्या करेंगे तो पता चलेगा कि मंथ का, हाँ, एक महीने का, सिंपल, ये 12% अगर साल का है तो एक महीने का कितना है, ऐसे कैसे पता करेंगे हम लोग, हाँ, सिंपल डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा ना। तो सिंपल मैंने, देखो ये मैंने सेलेक्ट किया, और ये मैंने डिवाइड, डिवाइड के लिए फॉरवर्ड स्लैश, और कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ, बताओ मुझको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा। 1 साल कितने महीने का होता है, 12, तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। एक महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो हमको 12 से ही डिवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है, समझ में आया क्यों करना है, क्योंकि मुझको महीने का इंटरेस्ट कितना है ये निकालना है। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया और डिवाइड बाय 12 कर दिया, तो ये महीने का निकाल देगा ना। फिर कॉमा, फिर इसी तरह से एन पर नंबर ऑफ पीरियड कितना है, 3 साल, इसको मंथ में कैलकुलेट करना है, तो मुझको क्या करना पड़ेगा, हाँ, क्या करूंगा मैं, अगर मुझको ये 3 लिखा है, इसको मुझको इसका कितना निकालना, मंथ निकालना है, 3 इयर्स का मंथ। तो सिंपल सेल सेलेक्ट करके हम क्या करेंगे, हाँ, जोर से बोलो, धीरे धीरे बोलोगे तो आप ही सुनोगे, क्या करना पड़ेगा, हाँ, पूजा कुछ बोल रहे थे, हाँ, इनटू करेंगे ना, सिंपल, हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू कितना से,
हाँ 12 से। एक साल कितने का होता है, 12 महीने का होता है ना। तो मैंने क्या किया, 3 को सेलेक्ट किया, इंटू 12 करेंगे तभी तो 3 साल का मंथ निकलेगा ना। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे क्यों इस ऐसा इंटू किया। तो 3 इंटू 12 कितना हो जाता है 36। तो ये 36 यहाँ पे आ जाएगा। फिर कॉमा, तो ये हमारा निकल आया क्या, इंटरेस्ट पर मंथ का, और कितने महीने हैं वो निकल आया। फिर कॉमा पीवी, पीवी से मतलब हमारा लोन अमाउंट। ये मैंने लोन अमाउंट सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया। ठीक है, अब मैं एंटर करता हूं, तो ये मैंने एंटर किया तो देखिए मेरा निकल आया मंथ का, मंथली ईएमआई है ना 9,964,064.29। ये हमारा क्या आ गया, ईएमआई पर मंथ, हर महीने। कब तक, 36 मंथ अगर हम पेमेंट करेंगे तब जाकर हमारा क्या कंप्लीट होगा, लोन कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ऐसे हम मंथली ईएमआई कैसे निकालना ये देखते हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हो आउटपुट हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस में, है ना। माइनस में मतलब नेगेटिव में। क्या ये आउटपुट हमारा नेगेटिव में होता, नहीं ना। ये तो हमको पेमेंट करना है, नेगेटिव बैलेंस तो नहीं है ये। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, तो मुझको उसको क्या करना होगा, इसका माइनस का साइन हटाना होगा। क्यों आ रहा है माइनस, क्योंकि ये हमको पेमेंट करना है ना, ये हमारे अकाउंट से डिडक्ट होने वाला अमाउंट है, इसीलिए ये नेगेटिव में आ रहा है। एक्चुअल में ये नेगेटिव वाला नहीं है, तो हमको इसको नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में करना है। तो याद होगा हमने एक फंक्शन पढ़ा था, किसी को याद है, एक फंक्शन पढ़ा था जो क्या करता था, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता था। कोई याद है किसी को, क्या है फंक्शन वो, एबीएस। छोटा सा फंक्शन था, याद होना चाहिए, एबीएस बहुत ही छोटा सा। जैसे मैंने इसको डबल क्लिक किया, सिंपल ये स्टार्ट में लगा दिया मैंने एबीएस, ब्रैकेट स्टार्ट, और एंड में मैंने कर दिया क्लोज, और फिर एंटर कर दूंगा मैं। तो देखिए अब ये नेगेटिव को उसने पॉजिटिव में बदल दिया। तो इसके लिए काम आता है हमारा एबीएस फंक्शन। तो ये हमारा पेमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए। तो ये ईएमआई, इसको निकालने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, पीएमटी फंक्शन। ठीक है, एक हमारे पास एक और फंक्शन है पीपीएमटी। ठीक है, एक और हमारे पास आईपीएमटी। ठीक है, आपके पेज में नहीं लिखा होगा, मैं एक्स्ट्रा अभी ऐसे ही निकाल कर फिर आपको बता रहा हूं। तो पीपीएमटी, पी से प्रिंसिपल, आई से इंटरेस्ट। ठीक है, पी से क्या हुआ, शुरुआत का पी का मतलब क्या है, प्रिंसिपल पेमेंट, और आई से इंटरेस्ट पेमेंट। हमको ये पता करना है कि ये जो अमाउंट है हमारा, इसमें एक्चुअल में प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है। क्योंकि पेमेंट आप जब भी किसी को करोगे ईएमआई, तो उसमें दोनों ही चीजें मिक्स रहती है ना, इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ होता है और आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी जुड़ा होता है। तो वही पता करने के लिए हमारे पास ये फंक्शन दिया है, पी पेमेंट और आई पेमेंट। तो ये चलिए करके देखते हैं, इज इक्वल टू पीपीएमटी, और आप देखेंगे इसके अंदर भी वही सेम चीज लिखा हुआ, देखिए रेट पर एन पर पीवी, और ये दोनों चीजें हमारा क्या है, ऑप्शनल है। ये आपको पता चल जाएगा एफवी का क्या मतलब होता है, ये अभी थोड़ी देर में हम एफवी फंक्शन भी करने वाले हैं। पीवी का जैसे पता चल गया प्रेजेंट वैल्यू है, तो वैसे ही यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिएगा पीपीएमटी मैंने लिया रेट, रेट का मतलब क्या हुआ, वही मतलब हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सिंपल ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसको क्या कर दिया मैंने, डिवाइड बाय 12, कॉमा, फिर उसके बाद दिया है पर पीरियड, कितने पीरियड का आप पता करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही महीना, ये एक ही महीने का है ना, सिर्फ एक महीने का है, तो एक महीना जो मैं पेमेंट कर रहा हूं उसमें मेरा क्या है, इंटरेस्ट कितना है और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो हम तो अभी प्रिंसिपल अमाउंट पता कर रहे हैं, तो मैं ये लिखा है तो इसमें मैं सिर्फ 1 लिख दूंगा, एक महीने का जो मैं पेमेंट कर रहा हूं उसमें उसमें पता करना है, कॉमा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया एन पर नंबर ऑफ पीरियड, है ना, हम कितने महीने पे करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर दे दिया सिंपल, ये मैंने सेलेक्ट किया इनटू 12, कॉमा, फिर हमारा प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या है, 3 लाख है ना हमारा। तो सिंपल मैंने ये 3 लाख सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और फिर एंटर किया। तो देखिए आ गया 6,900। देखिए इसमें इस अमाउंट में 6,964 रुपीज और .29 पैसा क्या है हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट है।
मतलब बाकी जो पैसा वो क्या होगा, इंटरेस्ट होगा ना। तो 6,900 कुछ रुपए जो दिया हुआ है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे करने का है, यानी इसके अंदर वो है। दूसरा, ऐसे ही अगर मुझको इंटरेस्ट पता करना है तो वही सेम चीज, सिंपल हमको इसमें पढ़ना आना चाहिए, IPMT, फिर से वही चीज लिखा हुआ देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल ये सेलेक्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 12, कॉमा, फिर वही पर कितने महीने के लिए पता कर रहे हो, तो मैं एक ही महीने का पता कर रहा हूं तो 1 लिख दिया। नंबर ऑफ पीरियड, तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड, तो टोटल नंबर ऑफ पीरियड क्या है हमारा, 3 इंटू 12। आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन फॉर्मूले में हम कभी डायरेक्ट लिखते नहीं है ना। तो फिर कॉमा, फिर उसके बाद फिर हमको प्रेजेंट वैल्यू कितना हमारा, 3 लाख, तो ये मैंने 3 लाख को सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए 3,000, तो ये 3,000 हमारा क्या है, इंटरेस्ट है ना। अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो देखो, इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं तो वही सेम अमाउंट हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, देखिए 9,964, देखो 9,964। तो ये जो हमारा EMI आएगा मंथ में, उसमें से 6,900 रुपए आपका क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है ना, जो आपका लोन अमाउंट है ये 3 लाख में से वो कट रहा है, और कितना इंटरेस्ट कट रहा है, 3,000 रुपए, ठीक है। तो ये पता करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर PV, और दूसरा हमारे पास एक FV, एक फंक्शन PV, अभी अभी मैंने बताया क्या कहते हैं हम उसको, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास एक FV है जिसको हम कहते हैं फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट वैल्यू मैं कैसे निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, इज इक्वल टू, मैंने लिखा PV ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे मुझको क्या क्या पूछ रहा है, सभी को पता है रेट का मतलब क्या है ना। तो रेट, तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ देखो, और ये 12% डिवाइड बाय 12, कॉमा, फिर क्या पूछ रहा है, एन पर से मतलब नंबर ऑफ पीरियड, तो वही सेम 3 इंटू 12, फिर कॉमा, फिर दूसरा क्या पूछ रहा है देखिए, PMT मतलब पेमेंट, आप पेमेंट कितना कर रहे हो हर महीने, ठीक है। तो सिंपल पेमेंट अभी अभी निकाला हमने, देखो 9,900, देखो ये हमारा क्या है, पेमेंट, तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर ये एक्चुअल में क्या कैलकुलेट करके बताएगा, हमारा लोन अमाउंट, टोटल लोन अमाउंट हमारा ये पता करेगा। देखिए मैंने इसको क्या क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, नंबर ऑफ पीरियड दिया, और मैं हर महीने कितना पैसा पे कर रहा हूँ वो बताया। तो इससे वो मुझको क्या बताएगा कि मेरा एक्चुअल लोन अमाउंट कितना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए बता दिया 3 लाख। तो मैंने उसको क्या बताया, उसको बताया मैंने इंटरेस्ट में कितना है, दूसरा कितने साल का है, और मैं कितना दे रहा हूं पैसा मंथ में। तो उससे उसने कैलकुलेट कर लिया, और आप देख सकते हैं एकदम सही कैलकुलेट किया, 3 लाख, और हमारा यहाँ पर भी आप देख सकते हो 3 लाख का ही हमारा लोन था। ठीक, ऐसे ही हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन देखिए, FV फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू से मतलब जैसे आप लोग बैंक में सुनते हैं RD वगैरह कराते हैं, महीने में हम क्या करते हैं, कुछ पैसा जमा करते हैं, कुछ इंटरेस्ट देता है बैंक वाला। तो आप यहाँ पर उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने हर महीने कुछ पैसा जमा किया, 500, 1,000 रुपए, 2 साल के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ कितना मिलेगा, 5 साल के बाद इंटरेस्ट के साथ आपको कितना मिलेगा। आप अगर ये कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसी के लिए हमारे पास क्या अमाउंट है, ये क्या फंक्शन है, FV। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू FV फ्यूचर वैल्यू, और यहाँ पर हमको क्या क्या पूछ रहा है देखिए, रेट, वही सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया, चलो 12% डिवाइड बाय 12 कर दिया, यहीं पे मैंने लगा दिया। नंबर ऑफ पीरियड मैंने लिख दिया, चलो 2 साल के लिए है ना, 24 लिख दिया, कॉमा, हर महीने, PMT से क्या मतलब हुआ, हर महीने कितना पेमेंट करोगे। तो हर महीने जैसे मैंने किया 500 रुपीज मैं पेमेंट करूंगा, ठीक है। तो हर महीने मुझको मैं कितना पे कर रहा हूँ, 500 रुपए। कब तक पे करूंगा, 2 साल, 24 महीने मतलब 2 साल हुआ। और कितना इंटरेस्ट मिल रहा है मुझको, 12% का, ठीक है, हर साल का 12%, कॉमा, यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए PV। अब ये PV यहाँ पर क्यों दिया हुआ है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपके अकाउंट में पहले से कुछ पैसे पड़े होंगे, जैसे हमारे पास पहले से ही 5,000 या 500 या 1,000 कुछ पहले से अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो वो भी तो इसमें जुड़ना चाहिए ना। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे भी डायरेक्ट बता सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू अभी मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए रखे हुए हैं, ऐसा भी बता सकते हैं। तो वो
उसके साथ में कैलकुलेट होगा। तो मैं अभी इसको छोड़ देता हूं, ऐसा कुछ नहीं, ये मैंने छोड़ा, फिर कॉमा लगाया। लास्ट में टाइप से क्या मतलब होता है, देखिए हर फॉर्मूले में बार बार लास्ट में एक टाइप भी दिया था, जिसमें देखो 0 और 1 दिया हुआ है, एंड ऑफ द पीरियड, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। आप सभी जानते हैं लोन या फिर कोई किसी भी तरह का हम पेमेंट ज्यादातर क्या होता है, पहले करते हैं, है ना। जैसे आरडी वगैरह हम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले, तभी तो उस अमाउंट पे क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा। बाद में करेंगे 1 महीने बाद, ऐसा तो नहीं होता। जैसे ही आप अकाउंट खुलवाने जाते हो आप पैसे पे करते हो, और उसी पैसे पे फिर क्या होता है, इंटरेस्ट मिलने लगता है। तो वही चीज आपको यहाँ पे बताना है कि आप जो पेमेंट कर रहे हो वो क्या एंड ऑफ पीरियड कर रहे हो या फिर बिगनिंग ऑफ पीरियड। अगर आप कोई भी चीज नहीं ऐड करते हो तो 0 मान लेता है एंड ऑफ पीरियड, ठीक है। और अगर आप खुद लिखेंगे, जैसे आप अगर 0 डालोगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन 1 लिखोगे तो कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप फॉर्मूले में कैसे कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, कि भाई आप शुरुआत में पेमेंट करते हो या हर महीने के एंड में पेमेंट करते हो। तो उसके लिए आपको 0 या फिर 1 डालना है। मैं सिंपल ऐसे ही रखता हूं, ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर करता हूं। तो देखिए ये, तो 2 साल के बाद हर महीने 500-500 रुपए मैं जमा करूं तो 2 साल के बाद मुझको कितना मिलेगा, देखिए 13,486 रुपीज ये मुझको मिलेगा 12% के इंटरेस्ट के साथ, है ना। तो इस तरह से कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फंक्शंस दिए हुए, पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी, पीवी और एफवी, है ना। तो ये चीजें हैं, इसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल फंक्शन, ठीक है। लास्ट और एक हम देख लेते हैं लॉजिकल, और इस फंक्शन को खत्म करेंगे, फंक्शन के क्लासेस को काफी दिन हो गया। तो हमारे पास लास्ट है, हमारे पास इफ फंक्शन याद होना चाहिए आप लोगों को। हम लोगों ने यहां पर शुरुआत में रिजल्ट पढ़ा था, याद होगा, है ना। तो रिजल्ट निकालना, जिसमें आज हम देखते हैं यहां पर रैंक हटाते हैं, रिजल्ट, और दूसरा डिवीजन, ठीक है। रिजल्ट और डिवीजन निकालना। तो टोटल निकालना तो सभी को आता है, तो ये मैं टोटल ले आता हूं। ठीक इसी तरह से एवरेज, एवरेज भी हमने देखा हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिजल्ट निकालना, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा हमारा, पास या फिर फेल, है ना। तो रिजल्ट हमेशा पास या फेल होता है। तो पास या फेल निकालने के लिए हमको यहाँ पर यूज करना होगा इफ फंक्शन, ठीक है। कौन सा फंक्शन हमारे पास है यहाँ पर, इफ। तो आप देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा मैं जूम करूं, तो आप देखेंगे यहाँ इफ लिखते ही ब्रैकेट के अंदर आपको क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ, देखिए 3 सेक्शंस में ये बटे हुए हैं। पहला लिखा हुआ देखिएगा लॉजिकल टेस्ट। ये लॉजिकल टेस्ट से मतलब है यहाँ पर हमारा देते हैं हम कंडीशन, है ना। लॉजिकल टेस्ट में हम क्या देंगे, कंडीशन। फिर उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं वैल्यू इफ ट्रू। अगर हमने जो कंडीशन दिया अगर वो सही है तो फिर वो कहाँ जंप करेगा, ट्रू सेक्शन में। और अगर हमने जो कंडीशन दिया अगर वो गलत है तो वो जंप करेगा फॉल्स सेक्शन में, ठीक है। तो सिंपल सा ये दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं कि भाई किसी स्टूडेंट को मिला 50, ठीक है, 50। तो अगर 50, चलो 50 नहीं, मैं इसको कर देता हूँ, चलो 65। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर अगर किसी स्टूडेंट को 65% मिला तो वो पास है ना। और अगर नहीं तो फिर वो फेल है। 65 या फिर 65 से ज्यादा मिला तो ही वो क्या होगा, पास। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूं इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट लॉजिकल टेस्ट। तो कौन से सेल में हम चेक करेंगे, ये जो सेल है जिसमें मैंने लिखा हुआ है 65, ये मैंने सेलेक्ट किया और बोला ग्रेटर देन इज इक्वल टू 65। तो मैंने क्या चेक कर रहा हूं, मैं आप देख सकते हैं मैं उस सेल में चेक कर रहा हूं कितना 65 या फिर उससे ज्यादा है क्या। तो आप देख सकते हैं वहां पे लिखा ही हुआ है 65, है ना। तो मतलब कंडीशन सही हो गया। तो अगर कंडीशन सही है तो कहां जंप करेगा, ट्रू फंक्शन में, यानी ट्रू सेक्शन में। और ट्रू सेक्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूं पास। और याद होगा मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था आप लोगों को, टेक्स्ट को हमेशा किस में लिखना है हमको, इन्वर्टेड कॉमा में। तो ये इन्वर्टेड कॉमा मैंने डाल दिया।
तो जब भी सही होगा कंडीशन जंप करेगा ट्रू सेक्शन में, और ट्रू सेक्शन में आपने जो भी लिखा वो उसको प्रिंट कर देगा सेल में, या जो भी आप कहेंगे वो करेगा कैलकुलेशन। फिर अगर वो कंडीशन गलत हो गया, जैसे मैंने यहाँ पर बोला इस सेल में 65 या 65 से ज्यादा हो तब ये जंप करेगा ट्रू में, लेकिन अगर यहाँ पे क्या हो, अगर 65 से कम नंबर लिखा हो जैसे 50, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग, तो वो जंप करेगा फॉल्स में, और मैंने फॉल्स में डाल दिया फेल, ये ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कंडीशन हो गया जिसको हम कहते हैं लॉजिकल टेस्ट, दूसरा ये हो गया मेरा ट्रू सेक्शन, और ये हो गया मेरा फॉल्स। अब मैं सिंपल एंटर करता हूं, और एंटर करते ही देखिए पास लिखा हुआ आ गया, ठीक है। क्यों पास हो गया, क्योंकि 65 है। चलो मैं इसको कम कर देता हूं, मैं चलो 95 करता हूं, 95 किया तो भी ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 50 कर देता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हो गया फेल, है ना। इस तरह से हम पास फेल चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे किस सेल को चेक किया, सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल को चेक किया, लेकिन यहाँ पर पास फेल होने के लिए क्या जरूरी होगा, यहाँ पर तो पास फेल होने के लिए सारे सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स लाना होगा ना, और पासिंग मार्क्स कितना होता है, जैसे 100 का होता है तो 33 ना, 100 में 33 आपका क्या होता है, पासिंग मार्क्स। तो मुझको क्या करना पड़ेगा, हिंदी भी चेक करना पड़ेगा, इंग्लिश में भी, मैथ्स में भी, साइंस, एसएसटी, इन सभी में मुझको क्या करना होगा, चेक करना होगा कि सभी में क्या 33 या 33 से ज्यादा मिला है ना। एक सेल में चेक करने से होगा क्या, नहीं ना, सारे 5 के 5 सब्जेक्ट में मुझको चेक करना है। तो क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो हमारा इफ फंक्शन है, इसमें मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसमें मैं इस तरह से चेक नहीं कर सकता। तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं यूज करूँ, क्योंकि मैंने एक सेल यूज किया यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मुझको अगर एक से ज्यादा सेल्स को चेक करना है तो मैं यहाँ पर, याद होगा हम लोगों ने वर्ड में भी देखा था, वर्ड में भी हमको एक फंक्शन मिला था एंड और एक और, तो हमारे पास ये फंक्शन है, देखिए एंड और दूसरा और। एंड और में क्या फर्क है हमने जाना था, याद होगा, एंड से मतलब, एंड से मतलब होता है दोनों ही चीजें सही होनी चाहिए, है ना। एंड का कब इस्तेमाल करते हैं, जब दोनों ही चीजें, जैसे आपको एग्जाम में दो क्वेश्चन के बीच एंड लिखा होता है तो दोनों ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं ना, लेकिन अगर और लिखा है तो कोई भी एक, वही सेम चीज। एंड हम कब यूज करेंगे, जैसे यहाँ पर मुझको सारे सब्जेक्ट में मुझको पासिंग मार्क्स होने ही चाहिए, तभी हम उसको पास बोलेंगे, तब हम इसको यूज करेंगे एंड को। और मतलब कोई भी एक में हो तो चलेगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से। तो मैं यहाँ पर लगाता हूं, देखिए इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, लॉजिकल टेस्ट। और मैंने बोला क्योंकि एक से ज्यादा, टोटल हमारे पास 5 सेल हैं, तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा एंड ब्रैकेट स्टार्ट और सिंपल, फिर मैं सबको सेलेक्ट करता जाऊंगा। देखिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, सबसे पहला हिंदी, और फिर मैंने बोला इसको ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जाता हूँ, देखिए मैंने क्या लिखा, हिंदी को सेलेक्ट किया, हिंदी D3 है ना, हिंदी को सेलेक्ट करते ही मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, उस सेल में चेक करो, फिर कॉमा, फिर इसी तरह से मैं किसको चेक करूंगा, इंग्लिश, इंग्लिश को भी सेलेक्ट किया, इसको भी मैं, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये लिखता जा रहा हूं मैं, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, फिर इसी तरह से कॉमा, फिर उसके बाद दूसरा मैथ्स को सेलेक्ट किया, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, फिर कॉमा, फिर इसी तरह से साइंस ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, फिर कॉमा, फिर इसी तरह से हमारे पास आ गया एसएसटी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33। तो ये मैंने सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हैं, है ना, सारे के सारे ये अलग अलग कलर्स में देखिए आ गया, और इस तरफ आप देख सकते हैं ये मुझको ये आ गया, और ये मैंने लास्ट में एंड का देखिए ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंड का ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। तो ये मेरा हो गया कौन सा सेक्शन, लॉजिकल सेक्शन, कॉमा लगाया, ये हो गया लॉजिकल। अब ट्रू सेक्शन में वही सेम चीज लिखूंगा मैं, पास, भाई सारे सब्जेक्ट में पासिंग मार्क्स है तो पास, फिर कॉमा, नहीं है तो फिर फेल, ये मैंने डाल दिया फेल, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे हम लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया टोटल लॉजिकल सेक्शन, ये कि भाई सारे सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, पासिंग मार्क्स होना चाहिए, कितना 33 या उससे ज्यादा।
और अगर सब में है तो जंप करेगा ट्रू सेक्शन में, ट्रू में पास लिख दिया, और अगर नहीं है किसी में तो जंप करेगा फॉल्स में, और फॉल्स में फेल। एंटर करते हैं, तो ये एंटर किया, देखिए पास बोलकर दिखा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे उसको सारे सब्जेक्ट में 33 से ज्यादा मिला है। अब मैं इसको नीचे भी ले लेता हूँ, ड्रैग करता हूँ, तो देखिए फेल। तो ये फेल कैसे है, तो आप देख सकते हैं इसको 25 मिला इसमें, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ 25 या 25 है ना, फेल। तो इस तरह से पास फेल हम पता कर सकते हैं। तो ये पास फेल निकालने के लिए सिंपल सा याद रखिएगा, और ज्यादातर आपको इसी तरह के छोटे फॉर्मूले यूज करने को मिलेंगे, जो कि अब हम जो देखेंगे वो काफी बड़ा फंक्शन होगा, जो कि है डिवीजन निकालने का। एक छोटा तरीका भी मैं दिखाऊंगा डिवीजन निकालने का। डिवीजन किस तरह से निकाला जाता है ये पहले आप लोग जान लीजिए। डिवीजन कैसे मिलता है, कुछ रेंज होता है ना हमारा, हाँ ठीक है। ये मैं इसको हटाता हूं, एक बार फिर से लिखता हूं, देखो ये हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस देखिए सभी दिख रहा है ना, ये सभी सामने है, और सभी को मैं चेक करूंगा इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, देखिए ठीक है। सबसे पहला क्या मुझको करना है, इन पांचों पे चेक करना है, तो हमने क्या यूज किया, एंड फंक्शन, है ना। तो ये मैंने एंड लगा दिया, फिर उसका भी ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर मैं सारे सब्जेक्ट को मैं सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने सेलेक्ट किया हिंदी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, फिर उसके बाद कॉमा, फिर इंग्लिश ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, सभी को इसी तरह से चेक करते जाएंगे। मैथ्स का भी, और इसी तरह से साइंस, और इसी तरह से लास्ट एसएसटी, सभी को ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33। ये लिखना तो पता ही होगा, ग्रेटर देन 33 का क्या मतलब इज इक्वल टू का, है ना, 33 या फिर 33 से ज्यादा। ब्रैकेट क्लोज, एंड इसीलिए यूज करते हैं ना हम लोग। एंड क्यों यूज करते हैं, एंड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमको एक से ज्यादा सेल्स पे चेक करना है ना। तो एक से ज्यादा सेल्स पे चेक करना है, इसलिए मैंने एंड यूज किया, फिर लास्ट में कॉमा, ये हो गया हमारा लॉजिकल, और ये मैंने लिख दिया पास, और ये मैंने लिख दिया फेल, ब्रैकेट क्लोज, ये ठीक है। तो लॉजिकल टेस्ट में हमने क्या किया, सारे सेल्स को चेक किया, और उसके बाद फिर ट्रू फॉल्स में जंप करके लिख दिया, ठीक है। एंटर करते हैं, ये आ गया पास। अब देखना थोड़ा सा डिवीजन, डिवीजन थोड़ा सा ज्यादा और मुश्किल भरा रहेगा। डिवीजन के लिए मैंने क्या बोला, रेंज है ना, जैसे क्या होता है 60 या फिर 60 से ज्यादा, है ना, अबव 60 या फिर 60 से ज्यादा, उसको क्या मिलता है, फर्स्ट डिवीजन, है ना। और ऐसे ही 45 टू 59, इसको क्या मिलता है, सेकंड। और इसी तरह से 33 टू 44, उसको क्या मिलता है, थर्ड डिवीजन, है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीन डिवीजन ही होते हैं ना बस, और तो नहीं होते। तो तीन डिवीजन हमको यहाँ पे निकालना है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, यहाँ पर इसको देखकर, ठीक है। तो किसको देखकर हम निकालेंगे, एवरेज को देखकर। तो यहाँ पर मैं जाता हूं, सबसे पहला इज इक्वल टू मैंने डाल दिया इफ ब्रैकेट स्टार्ट, और एक यहाँ पर देखिए सबसे पहला कंडीशन पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, जो हमारा कंडीशन, अब देखो क्या फेल है उसको भी देखो 60 से ज्यादा मार्क्स मिल गया ना, परसेंटेज, क्या इसको डिवीजन मिलना चाहिए, हाँ इसको देखो, जो फेल है उसको तो डिवीजन मिलना ही नहीं है ना, उसको तो मिलेगा ही नहीं, भले कितना भी परसेंट बढ़ जाए, लेकिन उसको डिवीजन मिलना है ही नहीं। तो इसीलिए हम क्या देंगे, सबसे पहला कंडीशन, मेन कंडीशन, कि स्टूडेंट को पास होना चाहिए, है ना। तो हमारा पहला मेन कंडीशन होगा पास फेल, तो मैं ये रिजल्ट को सेलेक्ट करूंगा, और यहां पर चेक करूंगा इज इक्वल टू पास। इस सेल में अगर वो पास है तभी फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन निकालो। तो मेन कंडीशन क्या हो गया, पास होना, ठीक है। अब पास होगा तब वो जंप करेगा ट्रू सेक्शन में, और ट्रू सेक्शन में मैंने फिर यहां पर लिखना मैंने स्टार्ट किया, देखिए इसके अंदर फिर से इफ लगा रहा हूं मैं, देखिए इफ के अंदर इफ, इसी को हम कहते हैं नेस्टेड,
एक के अंदर एक फॉर्मूले को यूज करना क्या कहलाता है? नेस्टेड। तो इफ को इफ के अंदर यूज कर रहे हैं तो नेस्टेड कहलाता है। तो इफ, फिर इसके लिए भी ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसके अंदर हम क्या चेक करेंगे? एवरेज को। ठीक है, तो यहाँ पे एवरेज सीधा मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको सबसे पहला फर्स्ट डिवीजन के लिए चेक करूंगा। तो सिंपल एवरेज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, है ना। एवरेज को सेलेक्ट किया और पूछा क्या वहां पर 60 या 60 से ज्यादा लिखा हुआ है? अगर हाँ तो जंप करेगा ट्रू में, और ट्रू में मैंने लिख दिया फर्स्ट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, 60 या 60 से ज्यादा हुआ तो, और अगर नहीं हुआ तो जंप करेगा फॉल्स में। और मैं फॉल्स में फिर जाकर यहाँ पर फिर से इफ लगा रहा हूं देखो, और फिर से चेक करूंगा। सेलेक्ट किया, इस बार मैंने बोला ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45। तो क्या होना चाहिए? सेकंड। ठीक है, तो दूसरा क्या आ गया हमारा? सेकंड। अब इसी तरह से फिर अगर सेकंड, क्योंकि 45 या 45 से ज्यादा है तो ट्रू में जंप किया, ट्रू में लिख दिया मैंने सेकंड। अगर उससे भी कम हुआ तो फिर से इफ, फिर इफ लगाया, फिर से चेक करेंगे वहां पर, और क्या चेक करेंगे इस बार? ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33। तो थर्ड, है ना, ये क्या हो गया हमारा? थर्ड डिवीजन, ये हो गया। तो तीन थे, तीनों रेंज हमने डाल दिए। तो यहाँ पर देखो मैंने ऐसा नहीं लिखा 60 से ऊपर कितना या 45 से 59, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखें किसी को अगर ये चेक करेगा तो कैसा 33 से स्टार्ट करेगा, 33, 34, 35, 36, है ना। इस तरह से करते करते वो 44 तक चेक करेगा, और 44 तक किसी का है तो उसको थर्ड देगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 45 हो जाएगा तो किस सेक्शन में पहुंच जाएगा? वो इस रेंज में पहुंच जाएगा अपने आप। और यहाँ 45 से 59 के बीच होगा तो वो सेकंड देगा। और फिर जैसे ही 49 के ऊपर यानी 59 के ऊपर हुआ तो जंप कर जाएगा किसमें? फर्स्ट वाले रेंज पे। तो ये चीज मैंने दे दिया, इस तरह से मैंने थर्ड। अब थर्ड के बाद तो कुछ है नहीं ना, थर्ड तक ही है। और आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि मुझको ये ट्रू सेक्शन के बाद फॉल्स सेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शनल है ना ब्रैकेट में। तो मैं यहीं पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा, और कितना ब्रैकेट क्लोज करूंगा? जितना मैंने ओपन किया है। तो ये मैंने 1 2 3 पूरा कलर के साथ आ रहा है, देखिए। तो ये हो गया मेरा कौन सा? ये हो गया मेरा ट्रू सेक्शन, ये यहां से लेकर यहां तक ट्रू। तो अगर स्टूडेंट पास है तो जाएगा ट्रू सेक्शन में, और ट्रू सेक्शन में एवरेज के हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड दे देगा। और अगर फेल है तो इसमें जंप करेगा किसमें? फॉल्स में। और फॉल्स में मैंने लिख दिया चलो फेल्ड। ये भाई फेल है तो फेल्ड ही लिखा जाए, या फिर आप खाली भी छोड़ सकते हैं, ब्लैंक भी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या बन गया ये डिवीजन के लिए। तो इसीलिए ऐसा बहुत कम होता है आपको इस तरह का फॉर्मूला लगाना पड़े इतना बड़ा। हाँ, रिजल्ट जितना बड़ा, अगर आप कहीं काम करते हैं और फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ता है वहां पर, तो रिजल्ट जितना बड़ा तो फॉर्मूला आपको यूज होगा ही होगा। लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला हो सकता है ना के बराबर यूज हो नॉर्मल जगहों पे। बड़े बड़े जगहों पे आप अगर काम करेंगे किसी मल्टीनेशनल कंपनी या कुछ, तो बात अलग है, जहाँ बहुत डेटा होता है तो वहां हो सकता है आपको ऐसा यूज करना पड़े। तो मैं सिंपल एंटर करता हूँ, ये आ गया सेकंड, और ये मैंने डबल क्लिक किया और ये आ गया सभी का, देखिए, है ना। जो फेल थे उनको फेल दिखा दिया, देखिए। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका निकल आया यहाँ पे। ठीक है, इसी को और आसान कैसे कर सकते हैं? देखो, इसको और आसान करके हमको दिया हुआ इफ कमांड में ही एक हमको इफ्स बोलकर मिल गया है, बहुत अच्छा। इसमें हमको इफ के अंदर इफ के अंदर इफ लगाने का जरूरत है ही नहीं। देखो, इज इक्वल टू इफ्स, एक नया फंक्शन आ गया। इसमें आप देख सकते हो सिंपल लिखा है, देखो, लॉजिकल टेस्ट 1 वैल्यू इफ ट्रू। इसमें ट्रू ही बताना है, फॉल्स बताने की जरूरत ही नहीं है। तो कि सिंपल लॉजिकल टेस्ट मैं यहाँ पर देता हूं, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, और कॉमा यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखो, फर्स्ट, फिर कॉमा, फिर उसके बाद फिर से उसी को सेलेक्ट कर लिया, और फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45। तो यहां पर मैंने दे दिया सेकंड। देखो, कोई इफ नहीं लगा रहा हूं बीच बीच में, सिर्फ कॉमा कॉमा करके कॉमा लगाया, फिर से एवरेज को सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33 कॉमा थर्ड। देखिए कितना आसान है ये वाला फॉर्मूला में। फिर कॉमा, अब इसके आगे आप फेल के लिए भी लगा सकते हो,
क्योंकि यहाँ पर फॉल्स ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर आपको ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक छोड़ दो, बस यहीं तक मैंने डाल दिया, थर्ड तक ही। जिनको कम मार्क्स मिला उसको छोड़ ही दो। ये मैंने एंटर किया, देखिए सेकंड आ गया, और ये मैंने डबल क्लिक किया, ये हो गया, देखिए। ठीक है, ये देखते हैं। तो यहाँ तक करके देखो अभी पहले, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन तक करके देख लो।